तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बाइनरी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया था कि बाइनरी लैंग्वेज का कंप्यूटर में कैसे क्या इस्तेमाल होता है। तो प्राइमरी तौर पे हमने बताया था कि जो डाटा स्टोर करती है वो रैम स्टोर करती है। रैम में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो कैपेसिटर्स में बस ये है, दो ही प्रक्रियाएं होती हैं, या तो चार्ज है या चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज है तो इसे 1 गिना जाएगा और नहीं चार्ज है तो उसे 0 गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप फोकस करें कि कैपेसिटर्स का जो इस्तेमाल शुरू हुआ था ये बहुत लेट शुरू हुआ था। समझ में चीज़, शुरुआती दौर में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो पहले डाटा कैसे स्टोर होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बता दें। बीच बीच में हमने एक चीज़ का जिक्र किया था, पंच कार्ड, ठीक है, क्योंकि मैडम अगस्ता आदा ने भी जब एनालिटिकल इंजन को प्रोग्राम किया था तो उन्होंने भी पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। तो पंच कार्ड अगर देखा जाए तो जब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी चलन में नहीं थी, जैसे आजकल तो डाटा करंट के रूप में स्टोर होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी चलन में नहीं थी तो डाटा में फिजिकल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी फिजिकल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब गाड़ियों में डिजिटल मीटर लगने लगे, पहले डिजिटल मीटर नहीं आते थे। समझ लीजिए। तो उसी तरह से अगर हम पंच कार्ड की बात करें तो पंच कार्ड जो है इसको हरमन होलेरिथ, ये नाम यहाँ पे लिखा है, हरमन होलेरिथ ने 1890 में बनाया था स्टैंडर्ड पंच कार्ड। मतलब इसके पहले भी पंच कार्ड चलन में थे, लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडर्ड पंच कार्ड, स्टैंडर्ड मतलब जिसका कोई मानक हो। जैसे पहले जो बनते थे वो ऐसे बनते थे कि सबके अपने, ठीक, जैसा जैसा देश वैसा उसका देश, है ना। तो जब अलग अलग डिजाइन हो जाती थी तो उसको समझने में दिक्कत होती थी। जैसे हमारा कंप्यूटर दूसरी तरह को, आपका दूसरी तरह को, तो हमारे सिखाने कोई मतलब नहीं, है ना। लेकिन जब एक ही स्टैंडर्ड होगा, जैसे अकाउंट है तो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूज होता है। आप यहाँ सीखो और सऊदी अरब में अकाउंट पे वर्क करो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड कॉमन है। तो ऐसा स्टैंडर्ड जो कॉमन हो और सब लोग यूज कर सकें, तो एक स्टैंडर्ड पंच कार्ड जो था 1890 में बनाया गया। तो इसमें जो हरमन होलेरिथ ने बनाया था, इसमें अगर देखा जाए तो ये 13 करीब रो होती थी ऐसे, जैसे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5, 6, ये 13 होती थी। और ये जो कॉलम की संख्या दिख रही है, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे 80 होते थे। कितने होते थे? 80। इसमें डाटा स्टोर कैसे किया जाता था कि जो भी सिग्नल्स होते थे, जैसे OMR सीट आप लोगों ने देखी होगी, OMR सीट में गोला भरे जाते हैं और इसमें गोला करे जाते हैं। उसमें गोला भरा जाता है और इसमें सीधे गड्ढा कर दिया जाता है। लेकिन पंच कार्ड एक फिजिकल इनपुट सिस्टम है। फिजिकल इनपुट सिस्टम मतलब जैसा आप इसमें इनपुट करोगे वैसा ही वो हमेशा रहेगा। हम चाहते हैं कि हम इनपुट करें कुछ और प्रोसेस होके आउटपुट मिले कुछ, ऐसा फिजिकल मेमोरी के तो साथ संभव है नहीं। तो इस पर्पज़ से फिर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का निर्माण शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए डाटा रखना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, यानी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स या बिजली के माध्यम से डाटा रखने की प्रक्रिया जो शुरू हुई, ये वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुई। किससे शुरू हुई? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब ये आप देख पा रहे हैं, ये 100 वाट के बल्ब की तरह लगते थे और ये पहली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मेमोरी भी थी। जिसे रैम होती है, प्लेटफॉर्म मेमोरी होती है। ये भी परमानेंट स्टोरेज नहीं देती, जब तक सप्लाई रहती है डाटा रहता है। हम लोगों का दिमाग भी प्लेटफॉर्म मेमोरी ही होता है। दिमाग 2 भागों में बटा होता है, एक स्टोरेज और दूसरा प्लेटफॉर्म। समझ में चीज़, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो कॉपी लेके क्यों आते हैं? ताकि उसको हम बैकअप स्टोरेज के तौर पे कहीं रखें, नहीं तो इधर स्टोर हुआ और उधर सब साफ हो गया। समझ में चीज़। तो हम भी 2 मेमोरी पे जिंदा रहते हैं, एक जो डाटा को रिसाइकिल करती है और दूसरी जो स्टोर करती है। रिसाइकिल दिन भर करती है, फिर जब हम सो जाते हैं तो रिसाइकिल होना बंद हो जाता है, लेकिन स्टोर तो फिर भी रहता है। कौन है, कहाँ है, क्या नाम है, सब स्टोर रहता है।
फिर जब सुबह स्विच ऑन किया जाता है ना, कोई हिला के ऑन होता है, कोई किसी तरह से स्विच ऑन होते ही फिर सारा डाटा स्टोरेज से किसमें लोड होने लगता है, हमारी रैम में, हमारी भी रैम है। धीरे धीरे फिर फाइलें लोड होना शुरू हो जाती हैं, हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। अब अचानक कोई आग जगा दे, भाग भाग आंधी आई, तो ये सवाल पैदा होने लगते हैं, क्योंकि फाइलें प्रॉपरली लोड नहीं हो पाते, कहाँ आई कहाँ आई ना, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ये एक प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया को इंसान में जगना कहा जाता है, और कंप्यूटर में इसी को बूटिंग कहा जाता है। तो बूटिंग क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो तुरंत ऑन नहीं होता, थोड़ी देर बाद ऑन होता है। ऐसे हम भी तुरंत ऑन नहीं होते, थोड़ी देर बाद ऑन होते हैं। समझिए चीज़, अचानक अगर सुबह उठते हैं, थोड़ी देर घर घर बैठ देखते हैं, धीरे धीरे जब सब डाटा अपलोड हो जाता है तो ध्यान आता है सिलेंडर लेकर जाना है। समझिए चीज़, तो जब तक फाइलें नहीं खुलती, लोड होती, तो ये प्रक्रिया को बूटिंग बोली जाती है। तो बूटिंग क्या होता है, फाइलों का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में लोड होना। तो आज की डेट में मेन मेमोरी का काम रैम करती है। एक ज़माने में इसकी जगह किसका इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। तो वैक्यूम ट्यूब देखने में 100 वाट के बल्ब की तरह लगते थे। इसमें एक ट्यूब जो है एक 1 या 0 का काम कर सकता था। अगर मान लो ऑन है तो 1 और ऑफ है तो 0, है ना। तो 1904 में वैक्यूम ट्यूब बनाए गए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल 1943 के बाद शुरू हुआ था, 1943 के बाद, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब भी सरदर्द थे, मजबूरी थी, उस ज़माने की ज़रूरत थी। तब यही मान लो बहुत कुछ हुआ करते थे, अंधों गाँव हाथी, है ना, क्योंकि तब हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, लेकिन जितनी इनकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ये सरदर्द थे। सरदर्द क्यों थे, पहली चीज़ तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे, दूसरी चीज़ ये कंप्यूटर को हीट बहुत ज़्यादा करते थे, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये थी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लगा भी तो नहीं सकते। भाई एक वैक्यूम ट्यूब एक 1 या 0 का काम करता है, नहीं समझे। आप एक वैक्यूम ट्यूब लगाते तो या तो वो 1 का काम करता और या फिर वो 0 का काम करता। अब उस दिन हमने आपको बताया था कि एक अक्षर जब हम बाइनरी में बदलते हैं तो करीब वो कितनी डिजिट में बदलता है, 8 डिजिट में बदलता है। अब एक वैक्यूम ट्यूब तो एक ही की जगह ले सकता है ना, या तो 1 की या 0 की। तो इस हिसाब से अगर हमें एक अक्षर स्टोर करना हो तो कितने वैक्यूम ट्यूब लगाने पड़ेंगे, 8 वैक्यूम ट्यूब लगाने पड़ेंगे। अब मान लो हम व्हाट्सएप चैट करते उस ज़माने में और किसी को 2000 अक्षर का मैसेज लिखना चाहते, तो इसके लिए हमें कितने वैक्यूम ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। एक अक्षर के लिए 8 वैक्यूम ट्यूब, 2000 अक्षर के लिए 16000 वैक्यूम ट्यूब लगाने पड़ते हैं, सिर्फ 2000 अक्षर के मैसेज के लिए। अब 16000 वैक्यूम ट्यूब पूरे घर भर में लगते हैं, 1500 स्क्वायर फीट में, है ना। ये जो फ़ोन बनता है ये मोबाइल फ़ोन नहीं बनता। मोबाइल मतलब जिससे तुम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मोहल्ला फ़ोन बनता है। जितने में मोहल्ला बसा होता है ना, इतने एरिया में खाली फ़ोन बन पाता है। समझने चीज़, पूरा मोहल्ला किनारे किनारे खड़ा होकर अपना फ़ोन कर पाता है एक बार में, वो एक समझने चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं होती। तो वैक्यूम ट्यूब जो थे ये पहली इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी थे कंप्यूटर में, लेकिन समस्या की बात ये थी कि ये कई प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में और हम आपको बता दें, ठीक। इन 1890 यानी 1890, ठीक, सर, ठीक है, हार्मन होलेरिथ वाज डिज़ाइन स्टैंडर्ड पंच कार्ड। वैसे पंच कार्ड तो पहले से ही थे, स्टैंडर्ड पंच कार्ड, ठीक। एंड आज भी पंच कार्ड का इस्तेमाल होता है सीक्रेट डाटा भेजने के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो। एंड IBM पंच कार्ड, जो IBM पंच कार्ड होता था, एंड IBM, ठीक, पंच कार्ड कंटेन्स
कंटेंस 13 रोज यानी 13 इसमें रोज होते हैं एंड 80 कॉलम्स, यहाँ पे 80 कॉलम्स होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए तो सन 1904 में सर जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग, क्या नाम रखा गया था? सर जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग वाज डिज़ाइंड वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, बस उच्चारण वही आ रहा हो। जैसे रामायण, रामायणा दोनों सही है, समझ ये चीज़, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे वाज डिज़ाइंड वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक, ये देखने में कैसे लगते थे? ठीक, लुक्ड लाइक बल्ब, बल्ब की तरह लगते थे एंड मेड ऑफ ग्लास, किसके बने होते थे? कांच के। लुक्ड लाइक बल्ब एंड मेड ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब का 1904 में इस्तेमाल हुआ। इन्हें एक नाम से और भी जाना जाता है, वी कैन कॉल इट, ठीक, फ्लेमिंग, ठीक, डायोड्स आल्सो। इन्हें एक नाम से और जाना जा सकता है, फ्लेमिंग डायोड्स। फ्लेमिंग डायोड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग ने बनाया, इसलिए उनके नाम से भी इनका नाम रखा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो 1937 में भी एक एडवांस कंप्यूटिंग बनाई गई थी। सर हावर्ड एकेन, AIKEN वाज डिज़ाइंड, ठीक, मार्क 1। इसके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन मार्क 1 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल नहीं हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल 1943 के बाद शुरू हुआ। सन 1943 में एक साइंटिस्ट का नाम आता है जॉन प्रेस्पर एकर्ट, या शॉर्ट में इन्हें JP एकर्ट भी लिखते हैं, JP एकर्ट, समझ गए ना हमारी बात? तो JP एकर्ट ने यहाँ पे, JP एकर्ट और एक इनके सलाहकार भी थे सर जॉन मॉचली, MOUTCHLY, ठीक, ये लोग बड़े आविष्कार किए। इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाने का ट्रायल शुरू किया था और पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन ENIAC नाम से बनाई गई थी, ENIAC। ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इन 1943 सर, ठीक, जॉन प्रेस्पर एकर्ट, ECKERT वाज डिज़ाइंड, ठीक, मार्क 1, किस नाम से मशीन वाज डिज़ाइंड ENIAC, ENIAC। ENIAC का पूरा नाम लिख दे रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब ये न्यूमेरिक डाटा को लेके कैलकुलेशन कर सकता था। अगर हम सब तरह के डाटा इसमें मैनेज करना चाहते तो ये सुविधा नहीं थी, समझ ली चीज़। ये मशीन जो है इट वाज कंप्लीटेड इन 1946, 1946 में बनकर तैयार है। ठीक, इस मशीन की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 17,468 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे और करीब 15,000 रिले बनाए गए थे। 15,000 रिले लगाए गए थे। 1800 स्क्वायर फीट में इस मशीन को बनाया गया था, समझ गए ना? यहाँ 900 में हमारा पूरा घर बना है और 1800 स्क्वायर फीट में सिर्फ ये मशीन बनी थी। हम आपको इस मशीन को दिखा भी देते हैं, ठीक, कैसी थी ये मशीन। ये तो मार्क 1, ये हावर्ड एकेन ने बनाई थी, मार्क 1 1937 में। ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं और ये हावर्ड एकेन है, बचपन में ही बना डाले थे। इसके बाद ये आपके जॉन प्रेस्पर एकर्ट हैं, JP एकर्ट, इन्होंने ये मशीन पूरी बनाई थी
है ना, देख पा रहे हैं, एक बारात टिकाई जा सकती है मशीन के अंदर। समझ गए ना हमारी बात। तो ये मशीन जो थी पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी और इसे ENIAC के नाम से जाना जाता था। समझ में चीज़। तो इसमें क्या होता था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज फॉर जनरल पर्पस सच एज सॉल्विंग नॉर्मल प्रॉब्लम्स। इट वाज इन्वेंटेड बाय J.P. Eckert एंड जॉन मॉचली MAUCHLY। ठीक, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बनाया गया था। ठीक, और कैलकुलेट आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट आर्मी बैलिस्टिक रिसर्च लाइब्रेटरी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक आर्मी प्रोजेक्ट था, लेकिन ये पहली मशीन थी। 1943 में इसको बनाना शुरू किया था और 1946 में ये मशीन जो थी बन के कम्प्लीट हुई थी। 1800 स्क्वायर फीट में इसको डिज़ाइन किया गया था और करीब 17,468 वैक्यूम ट्यूब और 15,000 रिले इसमें लगाए गए थे। रिले जो डाटा पास, जैसे स्टेबलाइजर लाते हैं उसमें भी रिले होते हैं जो वोल्टेज मैनेज करने का काम करते हैं, है ना। स्टेबलाइजर जब वोल्टेज मैनेज करना बंद कर देता है तो कहते हैं रिले खराब हो गए। 4 रिले स्टेबलाइजर में लगे होते हैं, इसमें 15,000 लगे थे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज को मैनेज किया जा सके। ठीक, तो ये मशीन जो थी ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन तकलीफ बस इतनी थी कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को ही सॉल्व कर सकता था। इसके बाद फिर और भी कई आविष्कार हुए, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 1943 में बनना शुरू हुई और 1946 में बनके कंप्लीट हुई थी। इसके बाद इन 1946 से ही सर J.P. Eckert वाज स्टार्टेड टू डिज़ाइन एक और मशीन बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम रखा गया था कॉल्ड EDVAC EDVAC। EDVAC का पूरा नाम क्या होता है ये भी बता दें। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट। इसमें आप अलग अलग तरह का डाटा रख सकते थे क्योंकि ढेर सारे अलग अलग वेरिएबल दिए गए थे और इसे दुनिया का पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1946 में हुआ और इसी दौर से फिर हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ना बंद कर देते हैं और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री और जनरेशन में बस बेसिक डिफरेंस है। हिस्ट्री भी परिवर्तन की व्याख्या करती है और जनरेशन भी परिवर्तन की व्याख्या करती है। बस अंतर इतना होता है कि हिस्ट्री सिर्फ परिवर्तन की व्याख्या करती है, जबकि जनरेशन जो है वो एक सूत्रीय परिवर्तन की व्याख्या करती है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री तो कुछ भी हो सकता है। जैसे पहले कोई रहता था, किराएदार छोड़ चला गया, उसकी जगह दूसरा रहने लगा, दूसरे ने कोई कांड किया, मार भगाया गया, फिर तीसरा आया, तीसरे ने उससे भी बुरा कांड किया, वो भी मार भगाया गया, फिर चौथा भला आया। जब भला आया तो लोगों ने बताया कि आपको भी इस दिन की हिस्ट्री पता नहीं है, नहीं समझे, तो उसमें भी परिवर्तन हुए, लेकिन वो एक सूत्रीय नहीं थे, नहीं समझे। अब वही लड़के बच्चे होते तो पटक पटक के मारे जाते तो कहते इनकी पीढ़ी सही नहीं है। पीढ़ी जो है क्रमिक विकास होता है। 1946 तक जितनी भी मशीनें बनी वो क्रमिक विकास में नहीं थी। एक आई तो दूसरी किनारे हो गई, दूसरी आई तो तीसरी किनारे हो गई। इसमें क्या हुआ कि 1946 के बाद सिर्फ इनमें सुधार हुआ, नहीं समझे, इन्हीं का नया रूप बनाया गया, कमियों को दूर करके इन्हीं का नया रूप, मतलब इन्हीं की संतान बनी। 1946 के बाद मेजर रिप्लेसमेंट नहीं हुए। ENIAC आज का कैलकुलेटर होता चला गया और EDVAC आज का कंप्यूटर होता चला गया। समझ गया ना हमारी बात। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो ये पहला मशीन था जिसे कंप्यूटर नाम से नवाजा गया। इसका भी वैसे हम आपको चित्र दिखा देते हैं। ये मशीन आप देख पा रहे हैं, खिड़की दरवाज़ा भी लगवा दिए गए थे। इसको भी इन्हीं लोगों ने ही बनाया था। EDVAC को भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। समझ में चीज़ किसने बनाया था? J.P. Eckert और जॉन मॉचली ने। तो अगर हम EDVAC की बात करें तो वाज द
अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक, ये थोड़ा मतलब एनईएक्स से डिफरेंस भी और एडवांस भी था। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1946 से इस पे मतलब काम शुरू हुआ था और 1949 में ये डिलीवर कर दिया गया था, मतलब एक वर्किंग कंडीशन में आ गया था। इसका जो अगर देखा जाए प्रोसेसिंग स्पीड, तो एवरेज जो टाइम था वो 2900 माइक्रो सेकेंड था। 2900 माइक्रो सेकेंड मतलब 29 सेकेंड, एक सेकेंड में 100 माइक्रो सेकेंड होते हैं। 29 सेकेंड में एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है और आजकल एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होती हैं। 10 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस होती हैं। अब जो कंप्यूटर यूज होते हैं चाहते हैं ये सब। तो इसमें ध्यान दें, तो जो ये एडवेक था इसको पहली बार कंप्यूटर नाम से नवाजा गया और ये मशीन जो थी ये 1949 में बन के तैयार हुई। फिर अगर हम देखें तो तीसरी मशीन जो यहाँ पे बनाई गई इन 1951, 1951 मतलब 1951, इन 1951 एकर्ट। अब देखो दो आविष्कार करके पैसा वाले हो गए ये लोग। एकर्ट एंड मोचली कॉरपोरेशन खोल लिया, पता है? नहीं समझे? पहले तो बना ही रहे थे, वैज्ञानिक ही थे, फिर एक कंपनी बना ली एकर्ट एंड मोचली कॉरपोरेशन, समझ नहीं थी? तो पहले ये एक मिशन के लिए काम करते थे, जैसे एनी एक मिलिट्री प्रोजेक्ट था उसके लिए बनाया गया, पैसा उनका सब सिस्टम नहीं था। 1951 में के बाद इन्होंने कंपनी बना ली और कॉमर्शियली यूज कंप्यूटर बनाने शुरू कर दिए, मतलब खरीदो, लगाओ और काम करो। ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? इन 1951 एकर्ट एंड मोचली कॉरपोरेशन वाज डिजाइंड फर्स्ट कॉमर्शियली यूज्ड कंप्यूटर, पहला कॉमर्शियली यूज कंप्यूटर बनाया गया था जिसको किस नाम से जाना जाता है पता है? यूनिवैक। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वैसे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, मतलब अलग से लिखवा देंगे पूरे फंडामेंटल खत्म हो जाएगा तो फंडामेंटल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसकी हम एक अलग से पूरी वीडियो बना देंगे। जैसे CCC है, UPPCL है, इन सब में जो भी एग्ज़ाम होंगे तो वो सब क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक। तो यूनिवैक को पूरे नाम से अगर देखा जाए तो किस नाम से जाना जाता है, ठीक?
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, COMPUTER, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसको इसीलिए इतना विख्यात कंप्यूटर माना गया क्योंकि ये दुनिया का पहला कॉमर्शियली यूज कंप्यूटर था, मतलब इस पर्पज से बेचा गया कि लोग इसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें। यहाँ तक अगर देखें तो हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद स्टडी का जो सिस्टम है वो बदल जाता है, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन की अगर हम बात करें तो अभी तक का जो विकास है, ठीक है, इसको हम 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं, यानी वी कैन क्लासीफाई इट इन 5 जनरेशन, यानी इस समय जो पीढ़ी चल रही है वो 5वीं पीढ़ी चल रही है। अब पहली पीढ़ी की अगर हम बात करें तो पहली पीढ़ी में हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहली पीढ़ी आने का कारण ही यही थे, एलियट, एडवेक और यूनिवर्स। हमको दूसरी पीढ़ी से आविष्कार पढ़ने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात आए, अच्छा जनरेशन को लेके बहुत अपवाद हैं। हम जो ये जनरेशन लिख रहे हैं, ये एक राइटर हैं ई बालागुरुसामी, टाटा एमसी ग्रेड हिल्स पब्लिकेशंस के लिए बुक लिखते हैं, CRT पैटर्न पे, बीटेक वगैरह में भी इनकी किताबें चलती हैं। तो इन्होंने जो जनरेशन मानी है, पहली ये 1946 से मानी है और सब में लगभग 9 साल का अंतर रखा है। जैसे पहले 46 से शुरू हुई तो 46 और 9 55 में ख़त्म। दूसरी जाहिर सी बात 56 से शुरू हुई होगी, 56 9 65 में ख़त्म। लेकिन अलग अलग वेबसाइट वगैरह पे जनरेशन आपको अलग अलग मिल सकती है, ठीक है, जनरेशन जो है अलग अलग मिल सकते हैं। तो कुछ 1943 से मानते हैं, कुछ 46 से मानते हैं और कुछ 51 से मानते हैं, क्योंकि एनियक भी है, एडवेक भी है और यूनिवर्स भी है, ठीक। अगर यहाँ पे लिखने को ये आता है कि इस जनरेशन के मेन कंप्यूटर क्या थे, ठीक ठीक, तो मेन कंप्यूटर में एनियक था, एडवेक था एंड यूनिवर्स। अगर हम मेन मेमोरी या मेन आविष्कार की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम डाटा स्टोर नहीं करते थे, तो स्टोर कहाँ होता था, तो अगर हम बात स्टोरेज की करें, ठीक, तो इनके बारे में अभी आगे बताएंगे। स्टोरेज के लिए या तो मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था और या फिर मैग्नेटिक ट्यूब का, या मैग्नेटिक ड्रम कह सकते हैं, ड्रम कहते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक, लैंग्वेज यूज्ड, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर 2 लैंग्वेज पे काम करते थे। एक ये असेंबली, ये इंसानी भाषा से मिलती जुलती सामान्य कमांडिंग लैंग्वेज है, और दूसरी बाइनरी जिस पे कंप्यूटर काम करता है। अब रिमार्क्स की अगर हम बात करें तो उस ज़माने में सब बुराइयाँ थी। रिमार्क्स तुम अपनी तरफ से भी सोच के लिख सकते हो कि 1800 स्क्वायर फीट का एक कमरा है जिसमें करीब 20,000 बल्ब लगा दिए गए हैं और उसके अंदर तुमको बैठा दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये कंप्यूटर है, तो रिमार्क्स तुम खुद फील करने लगोगे, ठीक। वेरी लार्ज साइज, अब 1800 स्क्वायर फीट आप एक जगह दूसरी जगह खिसका भी नहीं सकते। नॉन पोर्टेबल, कंज्यूम एक्स्ट्रा पावर सप्लाई, कितने बल्ब जलेंगे तो बिजली खर्चे होगी। लॉट्स ऑफ हीट एंड यूज एयर कंडीशन, ठीक। तो रिमार्क्स तुम अपनी तरफ से लिख के लाओगे, बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ टीवी से उठाओगे, ठीक। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में